नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी की कहानी प्रश्नों के भंवर। ठेले पर रखे संतरे छांटते हुए एक परिचित सा स्वर कान में पड़ा और उसने हठात ऊपर देखा। हाँ, सुनील ही तो था वहां, पर कितना बदला हुआ, निस्तेज, अशक्त, झुका हुआ, जैसे 6 महीने बाद आज ही खटिया से उठा। हेलो, उसने धीरे से कहा, पर उसने शायद सुना नहीं। शायद इस हेलो संस्कृति का अब तक कस्बे में प्रवेश नहीं हुआ था, इसीलिए तो वह मोल भाव ही करता रह गया और वह प्रतीक्षा में खड़ी रही। पतलून की जेब से मुड़े तुड़े नोट निकालकर जब वह चलने को हुआ तो ठेले वाले को ही दया आ गई। खुले हुए पैसे लौटाते हुए उसने कहा, भाई साहब, मैडम शायद कुछ कह रही हैं। अब उसने आंख उठाकर देखा और इस बार चौंकने की बारी उसकी थी। अपनी सदाबहार मुस्कान लिए सामने अंजना, अंजू खड़ी थी। ऐश्वर्य से दमकता व्यक्तित्व, तृप्ति से चमकता चेहरा, लगता था जैसे उम्र की ये 10-12 वर्ष उसे अनछुए ही निकल गए हैं। अरे, उसने मरी सी आवाज में आश्चर्य व्यक्त किया। कहाँ हो आजकल? बम्बई। यहाँ कैसे? बड़े भैया अपनी बिटिया की शादी कर रहे हैं। माँ की बड़ी इच्छा थी कि इस पीढ़ी की पहली शादी पुरखों के घर से हो, इसीलिए यहाँ आ गए हैं। बड़े भैया वैसे तो दिल्ली में हैं। हाँ। कुछ देर तक चुप्पी रही, फिर बड़ी मुश्किल से कह पाया, सुनील, अभी तो रहोगी ना? हाँ, शादी तक तो रहना है ही। फिर एक लंबा मौन। अंजू को प्रतीक्षा थी एक औपचारिक से निमंत्रण की, पर सुनील शायद उतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। और तभी बड़े भैया सब्जी का बड़ा सा झोला उठाए आ गए। अरे भाई, तुम्हारी शॉपिंग हुई कि नहीं अभी? उन्होंने सुनील को एकदम अनदेखा करके कहा। वह तो कब की हो चुकी, हम तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। भैया, इन्हें पहचाना? यह सुनील है। सुनील ने नमस्ते की। बड़े भैया ने उत्तर में गर्दन को हल्का सा झटका भर दिया और अंजू को लेकर कार की तरफ बढ़ गए। अंजू का बड़ा मन था कि झूठ मूठ ही सही भैया सुनील को शादी में आने को कह दे, पर उन्होंने बात तक नहीं की। ठीक ही तो था, भैया को भला सुनील में क्या दिलचस्पी होती और क्यों होती। उनके लिए तो वह अध्याय कब का खत्म हो चुका है। उस समय अपने बीमार पिता का मन रखने के लिए वे सुनील की चौखट तक गए थे और अपमानित होकर लौटे थे। जाति की अभेद्य दीवार उन लोगों के बीच खड़ी थी। केवल जाति की आड़ लेकर ही सुनील के पिता रिश्ता नकार देते तो उसे नियति मानकर सह भी लेते, पर उन्होंने जो बात कही वह तो आज भी फांस की तरह सालती है। उन्होंने कहा था, तुम लोग उतरवा हो तो कोई बात नहीं, हम मन पर पत्थर रख लेंगे, पर ऐसी पटाखा लड़की हमारे घर में खपेगी नहीं। भैया एकदम आग बबूला हो गए थे। आपका लड़का है, जहां मर्जी आए वहां ब्याह कीजिए, लेकिन दूसरों की लड़कियों पर लांछन लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें लांछन लगाने की क्या बात है? कोई मैं गलत कह रहा हूं? हमारी भी दो दो बेटियां कॉलेज में पढ़ी हैं, पर ऐसा तो किसी ने नहीं किया। ऐसा मतलब? जैसा अंजू ने किया था, अपने आप शादी तय कर ली थी। भैया तो जैसे उबल पड़े थे, उनका बस चलता तो वहीं हाथापाई कर बैठते। बड़ी मुश्किल से अपने पर उन्होंने काबू पाया। शायद मन में कहीं यह क्षीण आशा रही होगी कि आगे पीछे इसी घर में अंजू को आना है। बेकार दुश्मनी बढ़ाने से क्या फायदा। उन्हें पक्का विश्वास था कि माँ बाप किसी के भी जिंदगी भर रूठे नहीं रहते। फिर सुनील तो अकेला लड़का है, उसका दिल वे नहीं तोड़ेंगे। पर सुनील ही हिम्मत हार गया था। अंजू का परिवार जब तक कुछ सोचता समझता, सुनील की शादी का कार्ड आ पहुंचा था। ऐसे व्यक्ति के प्रति अगर भैया को वितृष्णा हो गई थी तो आश्चर्य क्या था। अंजू को यहाँ आए हफ्ता हो चला था। इस परिचित वातावरण में आते ही उसका मन 10-12 साल पीछे लौट गया था। उसे अपना टूटा हुआ सपना याद आया, पर अब उसमें इतनी टीस नहीं थी। धीरे धीरे वह कसक मिट ही गई। बहुत अनजाने, बहुत धीरे धीरे उसने परिस्थिति से समझौता कर लिया था। शादी के बाद जरूर वह कुछ दिनों तक अनमनी रही, पर आलोक के संवेदनशील साहचर्य ने उसके घावों पर मरहम सा लगा दिया था। फिर सुरभि के जन्म के बाद तो उसका जैसे काया पलट हो गया था। तभी तो आज इतनी प्रकृति स्थित होकर सुनील से बात कर सकी थी। उल्टे सुनील ही उसके सामीप्य को झेल नहीं पाया था। अपनी गृहस्थी में वह पूरी तरह रच बस गई थी। फिर भी एक नारी सुलभ इच्छा थी, सुनील का घर
उसकी पत्नी उसके बच्चों को देखने की। इसलिए उसने सुनील से निमंत्रण की अपेक्षा की थी। वहां से निराश हो गई तो खुद ही बहाना ढूंढने लगी। नीतू की शादी के कार्ड छपकर आ गए तो उसे बहाना भी मिल गया। भैया ने उसे एक लिस्ट थमा दी। कार्ड्स पर सुंदर अक्षरों में मेहमानों का नाम पता उसे लिखना था। लिस्ट खूब बड़ी थी। माँ और पापा का एक भी परिचित छूट नहीं पाया था। उन लोगों के टीचर्स प्रोफेसर्स के भी नाम थे। अंजू की सहेलियां तो शादी के बाद तितर बितर हो गई थी, फिर भी उनके परिवारों का नाम था। लेकिन पूरी लिस्ट में सुनील का नाम कहीं नहीं था। उम्मीद भी नहीं थी। तब उसने स्वयं ही एक लिफाफे पर सुनील का नाम पता लिखा। कभी यह नाम लिखते हुए कैसा रोमांच हो आता था, पर आज वैसा कुछ नहीं हुआ। अपने इस बदलाव पर वह हैरान थी। अगर उसका मन सचमुच इतना निर्लिप्त हो गया है तो फिर सुनील के यहाँ जाने की यह ललक क्यों? सहेली के यहाँ जाने के बहाने वह अकेली ही निकल पड़ी। पिछले दिनों यह उसका नियम सा हो गया था। रोज ही किसी के यहाँ हो आती। सखियां तो सब अपनी अपनी ससुराल में थी, पर उनकी माँ भाभियां बड़े प्रेम से मिलती। बचपन के वे दिन फिर ताजा हो जाते। सुनील का घर उसका देखा हुआ था, पर उसके आसपास इतनी इमारतें खड़ी हो गई थी कि पल भर को वह चकरासी गई। सुनील का मकान लेकिन जरा भी नहीं बदला था। इन नए मकानों की तुलना में वह एकदम बदरंग, बद शक्ल और खस्ताहाल लग रहा था। पता नहीं क्यों उसे देखकर सुनील के बुझे बुझे से व्यक्तित्व की याद हो आई, और साथ ही आंखों में घूम गया आलोक का सांवला सुदर्शन रूप। किराए का सही, पर अपना सजा संवरा फ्लैट याद आ गया। ना, भाग्य ने उसके साथ कोई छल नहीं किया। जो लिया उससे ड्योढ़ा लौटाया है। इस विचार से उसे बड़ी शांति मिली और उसने बड़े इत्मीनान से सुनील का दरवाजा खटखटाया। बांस के जालीदार बरामदे में सुनील की माँ बैठी माला जप रही थी। वे भी इस घर की तरह ही बुढ़ा गई थी, पर कान अभी चौकन्ने थे। फौरन ही बोल उठी, कौन है? चाची, मैं हूं अंजू। अंजू ने दरवाजा ठेलकर भीतर आते हुए कहा। अंजू कौन? अंजना, अंजना पाठक। वृद्धा ने अपनी मिचमिचाती आंखों को थोड़ा और फैलाने की कोशिश की। नए टोला वाले बद्री प्रसाद की तो नहीं? जी वही, अंजू ने राहत की सांस लेते हुए कहा। उसे तो डर हो गया था कि परिचय का यह दौर काफी लंबा चलेगा। उस झिलंगा सी खटिया पर जगह बनाते हुए सुनील की मां ने गदगद स्वर में कहा, आओ बिन्नू, बहुत दिनन मां आई। खटिया की पाटी पर बैठते हुए अंजू ने अपने आने का मंतव्य बताया और पूछा, सुनील कब तक लौटते हैं? अरे ऊको कौन ठिकानो है, कबहू कबहू तो रात के 900 बज जात। तो मैं चलूंगी, आप ये कार्ड दे दीजिएगा। अरे वाह, ऐसे कैसे? और उन्होंने भीतर की ओर मुंह करके आवाज दी, अरे सुनो, नेक एक कुर्सी तो डार जाओ, इत्ते बिटिया तकलीफ में बैठी है। उन्होंने शायद अपनी बहू को आवाज दी थी। अंजू भी तो उसे ही देखने आई थी। उस सौम्य सरल रूप को देखने की बड़ी उत्सुकता थी, जो उन दिनों चर्चा का और अंजू के लिए ईर्ष्या का विषय था। पर भीतर से एक आंधी आई। अंजू के सामने एक कुर्सी दन्न से रख दी गई, इतनी जोर से कि उसके खुरों के प्रहार से छपरी में जमी धूल चारों ओर फैल गई। कुर्सी जिस गति से आई थी, लाने वाली उसी द्रुत लय में लौट रही थी कि अम्मा ने टोक दिया, पानी तो पिला जाती। दूसरे ही क्षण पानी हाजिर था। इस बार उसके छींटे अंजू की प्योर सिल्क को सराबोर कर गए। ग्लास उठाते हुए सवाल आया, और कुछ? इस और कुछ में बहुत कुछ समाहित था, पर अम्मा जी शायद उसे समझ नहीं पाई। निहोरा सा करती हुई बोली, इतने दिनन पे आई है बिटिया, नेक चाय तो पीवा दो। नहीं चाची, चलूंगी, अब बहुत देर हो रही है, घर पर सब परेशान होंगे। अरे तो अब बेहाल बनी जात है, गैस पे कौन देर लगत है। फिर अंजू चलने की मुद्रा में खड़ी ही रही तो उसी चंडी स्वरूपा ने कहा, देखो बहन, अब चाय पीकर ही जाना, नहीं तो बुढ़िया मेरे सातों पुरखों को तार कर रख देगी। बुढ़िया ने शायद सुना नहीं, अपनी ही धुन में बोली, पानी तो उसो ले आई, पर चाय कोरी मत पीवइयो। कोरी का है, पकवान धरे हैं, सो ले आऊंगी। और सुनील की बहू झमाझम करती भीतर चली गई। उसके जाने के बाद छपरी में ऐसा सन्नाटा खींच गया जैसे तूफान आकर चला गया हो। वह किंग करतव्य विमूढ़ सी खड़ी थी कि सुनील की मां ने हाथ पकड़कर बिठा लिया।
बहू के लक्षण देखे? वे भेद भरे स्वर में बोली। तबई तो मुन्ना सारा सारा दिन बाहर रहत है, बस खावे और सोवे भर को घर में पाँव देत है। मोय तो उसे देख देख रुलाई छुटत है। और सचमुच ही वे आंखें पोंछने लगी। अंजू को समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या कहकर सांत्वना दे। वह चुपचाप उन्हें रोते हुए देखती रही। इस बीच चाय आ गई। चाय के साथ बकायदा बिस्कुट थे, आलू के चिप्स और चावल के सेव भी थे। ट्रे नीचे रखने भर की देर थी कि अम्मा ने अपना रोना मुलतवी कर एक बिस्कुट लपक लिया। सुनील की बहू ने उन्हें इस हिकारत से देखा कि अंजू भीतर तक कांप गई। जीभ तो अपनी लपलपाती है, पर नाम मेहमानों का करेंगे, बहुरानी जाते जाते सास की प्रशस्ति में कहती गई। अम्मा ने पता नहीं सुना भी कि नहीं। वे चुपचाप चावल के सेवों को अपने पोपले मुंह में चुभलाती रही। उन्हें यह भी भान ना रहा कि जिसके लिए यह सारा तामझाम किया गया है, उसने प्लेटों को हाथ भी नहीं लगाया। बस कोरी चाय ही गटकती रही। थोड़ी देर बाद सुनील की माँ को जैसे अपना दुख फिर याद आ गया। उस श्वास भरकर बोली, हमारी तो मती मारी गई थी बिन्नू। न तुम जैसी लक्ष्मी को लौटाते, न जे करकसा ई घर में आती। अंजू ने चोर नजरों से अपने चारों ओर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था जिसने सुनील की माँ की यह स्वीकारोक्ति सुनी हो, पर उसे खुद ही यह सुनते अच्छा नहीं लगा। वह उठ खड़ी हुई। पर इस तरह चोरों की तरह चले जाना ठीक नहीं है। गृह स्वामी से इजाजत तो लेनी ही चाहिए। अम्मा परितृप्त भाव से नाश्ते पर जुटी थी। अंजू ने दोनों कपलेट उठाए और सीधे भीतर चली आई। जाना पहचाना घर था, कोई परेशानी नहीं हुई। रसोई वही थी, पहले की तरह ही कालिक पुती दीवारें थी। गैस के आ जाने से उनकी रंगत में कोई फर्क नहीं आया था। सुनील की बहू गैस पर कुछ छौंक रही थी। ये कहाँ रखने हैं? अंजू ने पूछा तो एकदम चौंक पड़ी। अरे, आपने क्यों तकलीफ की? इस बार उसका स्वर अपेक्षाकृत सौम्य था। कोई बात नहीं, आपके पास तो बैठ ही नहीं पाई थी ना, इसीलिए भीतर चली आई। अरे फुर्सत ही कहाँ है, अभी दोनों यमदूत स्कूल से आते होंगे। खाना ना मिला तो मुझे ही खा जाएंगे। ये दो लड़के ही हैं कि? अंजू ने उत्सुकता से पूछा। अरे और का क्या होगा, यही दोनों तो मेरी जान खाने को बहुत हैं। आपके कै बच्चे हैं? बस एक बिटिया है। बेटी अच्छी होती है, साई की तरह माँ के आसपास घूमती है, उसका सुख दुख समझती है। लड़के तो बस खाने पीने से मतलब रखते हैं। उस नीम अंधेरी रसोई में सुनील की बहू का चेहरा बड़ा सौम्य और व्यथा में भीगा सा लग रहा था। अंजू को यूं एकटक निहारते देख उसे संकोच हुआ। अपनी परेशानी छिपाते हुए बोली, वैसे एक लड़का होना चाहिए, ऑपरेशन तो नहीं करवाया ना? अरे लड़के का क्या होगा, अंजू ने हंसकर कहा। अपने पास कौन सी स्टेट है जो वारिस चाहिए, बस एक किराए का दड़बा है। यहाँ अपना है तो किस दड़बे से कम है, सारा तो किराए पर उठा दिया है। बस ले देकर यही 3 कमरे हैं, कहीं बैठो, बुढ़िया की ठुल्ले ठुल्ले से छुटकारा नहीं है। दिन भर छाती पर चढ़ी रहती है, खुद तो तिनका नहीं उठाएगी, पर मजाल है जो मर्जी के बगैर पत्ता भी हिलने दे। कहने को तो सारा दिन राम नाम जपती रहती हैं, पर मन तो मरा माया में लिपटा पड़ा है। यह सास पुराण पता नहीं कब तक चलता। अंजू ने ही उसे बीच में रोककर कहा, भतीजी की शादी का कार्ड देने आई थी, आप लोग जरूर आइएगा। लिवा लाएंगे तो आ जाएंगे। मतलब? वे क्या हमें कहीं साथ लिवा जाते हैं? लेकिन क्यों? हम उनके लायक जो नहीं हैं। अरे वाह, ये किसने कह दिया? सभी कहते हैं। ससुर जब तक रहे यही रटते रहे, नंदे जब भी आती हैं यही सुनाती हैं। सास तो रोज ही मेरे नाम को रोती है, और उनके सपूत मुंह से तो कुछ नहीं कहते, पर हर बात में जता देते हैं। अंजू को उबकाई सी आने लगी। अजीब हैं ये लोग, अपनी गलती का एहसास भी करते हैं तो किस तरह अपना सारा आक्रोश इस बेचारी पर उड़ेल कर फुर्सत पा लेते हैं। तभी तो बेचारी इतनी चिड़चिड़ी असहिष्णु हो गई है। आखिर उसे भी तो अपना रोष कहीं उतारना होता है। उसे खुद अपने पर भी आश्चर्य हो रहा था। क्या सोचकर वह इन लोगों पर, इस घर पर जान छिड़कती रही? क्या इस वातावरण में वह एक दिन भी रह पाती? भैया ने तो 1000 बार कहा था कि अंजू माना की लड़का बहुत ब्रिलियंट है,
पर उस घर का माहौल तुम्हारे लायक नहीं है, दम घुट कर रह जाएगा। पर उस समय तो वह प्रेम में अंधी हुई जा रही थी, इतनी ऊंच नीच सोचने की फुर्सत ही कहाँ थी। अच्छा, अब चलूंगी, उसने एकदम कहा। छपरी में अम्मा जी तब तक सारी प्लेटें साफ कर चुकी थी और परितृप्त भाव से बैठी थी। उनकी समाधि भंग करते हुए अंजू ने उनसे इजाजत मांगी। जल्दी बिन्नो, उन्होंने कातर स्वर में कहा। एक बार फिर कैसे अयो अंजू रानी, मुन्ना से भेंट करके जाइयो, नहीं वे बहुत पछते हैं। जी, अंजू ने कहा और फिर एक बार मुस्कुराकर पास खड़ी गृह स्वामिनी से विदा लेनी चाहिए। पर यह क्या, उन आंखों से तो अंगार बरस रहे थे। अंजू की मुस्कान होठों पर फ्रेज होकर रह गई। क्या यह वही औरत है जो अभी अभी उससे इतनी अंतरंग हो रही थी? इस समय तो उसे देखते भी डर लग रहा था। सहम कर उसने नजरें झुका ली और सड़क पर आ गई। पीछे पीछे वह भी आई। बड़ी मुश्किल से उसकी ओर देखने का साहस जुटाते हुए अंजू ने कहा, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मेरा तो सब देखा हुआ है, अभी चौक से तांगा ले लूंगी। उसने जैसे सुना ही नहीं, सीधे अंजू की आंखों में देखते हुए बोली, तो तुम हो अंजू? मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। इस समय उसकी आंखों से अंगार नहीं, उन्माद सा छलक रहा था। एक एक शब्द चबाते हुए बोली, अब यहाँ क्या लेने आई हो? मेरी गृहस्थी का सारा रस तो ले गई महारानी। अब यहाँ क्या रखा है? तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, यहाँ वहाँ सबकी चहेती बनी हुई हो, तभी तो चेहरा ऐसा गुलाब बना हुआ है। पर मेरे हिस्से क्या आया? सिर्फ इस नरक की चौकीदारी? ये किस जन्म का बैर बुनाया है तुमने? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? फिर क्यों मुझे इस भट्टी में झोंक दिया? क्यों मेरी जिंदगी मिट्टी कर दी? क्यों? आखिर क्यों? उसके ये कातर प्रश्न चारों ओर से प्रतिध्वनित होकर अंजू के कानों से टकराने लगे और उसे लगा जैसे शोर के इस आवर्त में वह डूब ही जाएगी। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।